राजस्थान की आज की सियासत में गहलोत का जो सत्ता के लिए एक महाभारत गहलोत कर रहा है, वो बेहदी प्रजातंत्र के लिए शर्मनाक भी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यदि हम पृष्ठभूमि में देखें तो 1947 के बजाय भारत को आज़ादी 1948 में देनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों ने 1 साल पहले क्यों दी? क्योंकि अंग्रेजों के सामने ये नहीं था कि भारत स्वतंत्र हो, भारत विकसित हो, भारत में प्रजातंत्र विकसित हो, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो। ये उसकी सोच नहीं थी। उसकी सोच ये थी कि उसके जो रिटायर्ड जितने भी अधिकारी हैं उनका पेंशन भारत के खर्चे से बढ़ते रहे, भारत में उनके जो कारखाने लगे हुए हैं उनकी पूंजी सुरक्षित रहे। उनकी पूंजी सुरक्षित कौन रख सकता है? ये जब बात आया, एक तरफ अल्पसंख्यकों ने मांग की कि आपने सत्ता हमसे ली है, एक तरफ हिंदुओं ने भी मांग की, लेकिन उन्होंने इन मध्यम मार्गी कांग्रेसियों को चुना। और इन कांग्रेसियों की जो अब हालत आज के दिन होने वाली है वैसी ही है जैसे एक बाप यदि बेटे को पैदा करता है इसलिए करता है कि वो तुम्हारे बुढ़ापे में सहारा होगा, उससे तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन उसके शव को आग भी उसका बेटा ही लगाता है, उसके शव का सिर भी उसका बेटा ही फोड़ता है। और इस कांग्रेस का आंतरिक कलह भी कांग्रेस के शव की सी ही इसकी हालत ये लोग पैदा कर देंगे। एक तरफ जिनके नीचे हुकूमत है, जिनके नीचे अधिकारी है, आज जो राजस्थान जैसी जटिल परिस्थितियां हैं, मैं दूर की बात नहीं करता, सीकर ज़िले में 133 गाँवों के अंदर टीडी प्रभावित है। सीकर ज़िले में कोरोना की हालत ये है कि 2 दिन पहले एक फर्जी गोल्ड कंपनी सत्ता के लोगों द्वारा उसके जितना पूरा स्टाफ जो है वो कोरोना के पीड़ित पाया गया। आज की तारीख में यहाँ एक तबेला मार्केट है, उसमें बॉम्बे डाइंग के अंदर उसके 13 आदमी उसमें थे, वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। तो जनता लड़ रही है, बहुमत जनता, और उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। और कल जो उन्होंने एक शर्मनाक नाटक जो गवर्नर हाउस में खेला, शायद ये कांग्रेस को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कितना भी नाम लेते बीजेपी का, मैं कोई बीजेपी का पक्ष नहीं लेता, और बीजेपी के चरित्र को मैं जानता हूँ और मैं इनके फ़र्क को भी जानता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में इतना ही फ़र्क है कि कांग्रेस पूंजीवाद को एक आड़ देकर आगे बढ़ाना चाहती है, छमवेश में आगे बढ़ाना चाहती है, और बीजेपी उसको सीधी सीधी पूंजी की सत्ता को आगे बढ़ाना चाहती है। इससे ज़्यादा कोई इसके बीच में अंतर नहीं है। कई मामलों में बीजेपी की भूमिका कांग्रेस से भी ज़्यादा है। सिद्धांतों में हम जब पढ़ते हैं कि एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था पर खड़ी होती है तो वो उसकी कब्र पर खड़ी होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे देश की राजसत्ता जब इंडियंस को मिली तो उन्होंने सामंतवाद के समझौता किया, और राजस्थान में काफ़ी सामंत थे, इनके साथ समझौता किया, उनके संस्कार आए। बीजेपी बहुत होशियार कनिंग पॉलिटिकल पार्टी है जो जनता को गुमराह करने के लिए मंदिर भी बनाती है और ज़रूरत के अनुसार मंदिरों के पट भी बंद करती है। जहाँ भी जनता इकट्ठी हो सके उन सब जगह को रोकती है। ऐसी परिस्थिति में 1-1.5 साल पहले जब चुनाव हुए और बहुमत पूरा नहीं मिला, तो उसी समय से अशोक गहलोत ने अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये आज नहीं तो कल सामने आएगा कि वो और उसके साथ वाले राजस्थान के बहुत बड़े धनी लोग हैं, उन सब लोगों को वो हटाना चाहता था जो लोग जनता के बीच में या जनता को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत राहत देकर देना चाहते थे, जो उनके सामने बोलने वाले थे, उनको वो हटाने की योजना उसने बना दी। कांग्रेस पार्टी उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन कांग्रेस के चुनाव खत्म हो गए थे।
और मुगले रियासत की तरह से दिल्ली से सूबेदार नियुक्त होते हैं कि कौन सूबेदार होगा कौन सूबेदार नहीं होगा। चुनाव से पहले जिसको सूबेदार नियुक्त किया पायलट को, उसने कांग्रेस के लिए मेहनत की। और कांग्रेस के मुख्य जो मतदाता आज जो सबसे ज़्यादा दुखी है, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, जिन पे कांग्रेस गर्व करती है, हालत क्या है आज? हालत ये है कि अल्पसंख्यक सोचते हैं इतने में दूसरे लोग निर्णय ले लेते हैं। अल्पसंख्यक जब निर्णय लेते हैं इतने में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, इसलिए वो राजनीतिक तौर पर पिछड़े ही रह जाते हैं। इनके भरोसे जो वो चल रहे हैं। अब आखिर में अंतोगत्वा किसी दिन तो ये बात सामने आनी थी। ये एक सतत प्रक्रिया का परिणाम है। आज जो गहलोत और पायलट का जो झगड़ा हमें नज़र आ रहा है, एक सतत प्रक्रिया है कि एक तरफ उसको सदर बना दिया गया, एक तरफ उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जनता के पैसे से उड़न खटोले में दोनों साथ उठते थे, स्टेजों पर दोनों साथ बैठते थे, बात नहीं करते, केवल जनता को पैसा को बर्बाद करने के अलावा और काम किया ही नहीं। और अब तो खुल करके कह दिया, खुद राजस्थान के सूबे के मुखिया ने कह दिया कि मैं 18 महीने में कोई किसी तरह की बात नहीं की। चलो कोई बात नहीं, आपने बात नहीं की, क्यों आपको बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप सब खुश थे। अब अचानक जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया और उनके साथियों ने कहा कि हम क्या मुंह दिखाएं, तो एक तरफ बीजेपी निश्चित तौर पर ताक में थी। बीजेपी की ये मंशा बिल्कुल है कि वो सत्ता में रहना चाहती है, इसमें क्या दो राय है। और संपर्क भी बीजेपी के पास मल्टीनेशनल्स के जो संपर्क है वो कांग्रेस से भी ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस एक ढहती हुई इमारत है, इनका कोई रहनुमा नहीं रहा। दिल्ली के अंदर इन्होंने चापलूसों की एक मंडली बना ली। वो चापलूसों की मंडली जो कभी कामयाब नहीं होती, उनके ऐसे कई प्राइम मिनिस्टर आए जो कभी जनता के अंदर लोकसभा में चुनाव नहीं जीत सके, और वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। उस सूरत में हमें भी मालूम है कि सेंट्रल को फंड चाहिए और फंड देने में अशोक गहलोत एक नंबर का आदमी है। इसलिए वो जो कहेगा वो राज परिवार वही बात मानेगा। लेकिन ये जिन लोगों को आखिरी, वो लोग इनसे अलग हो गए। बीजेपी इस मौके की ताक में थी। बीजेपी से उन्होंने शरण मांगी, उन्होंने राजस्थान के बाहर शरण दे दी। इन्होंने जहाँ शरण ली, जिस होटल में, बड़ी अफसोसजनक है कि ये राजनीति नहीं हो रही, ये अपराध हो रहे हैं। आज फेयरमाउंट होटल जिसका मालिक रतनकांत शर्मा है, उसकी बहन जो एसओजी जांच कर रही है एमएलयू के लिए, उनका पीछा कर रही है, वो उसको गई है। गौरव वैभव जो है गहलोत का बेटा, वो उसका शेयर होल्डर है। ये इन्हीं की होटल है। और कांग्रेस की ये मांग कि अशोक गहलोत के भाई है इसलिए उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी कितनी भी बुरी पार्टी है, लेकिन गजेंद्र सिंह का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि जांच होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इनको इतनी बौखलाहट पैदा हो गई, ये बौखलाहट आखिर में मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, ये इनको जेल तक ले जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और सारे नियम ताक पे रख दिए। जब 19 एमएलए हाई कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने का राइट भी है, और भारत में 2 तरह के कोर्ट हैं, एक ट्रायल कोर्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। और जब आपके व्यक्तिगत राइट्स हनन होते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। और जिसको मुखिया बना रखा है सीपी जोशी ने, सीपी जोशी को जब 6 बसपा के एमएलयू को अशोक गहलोत ने पार्टी बदलवाई, उस समय वो 6 एमएलयू के लिए उसकी पार्टी ने आवेदन किया, मदन दिलावर ने आवेदन किया, मायावती ने आवेदन किया। वो 4 महीने से एप्लीकेशन पेंडिंग है, 4 महीने से उस पर वो निर्णय नहीं कर रहा है। और कुछ आधे घंटे में ही जैसा का जैसा लेटर, होटल जो नई जेल बनी हुई है राज की, जिसके अंदर वो बंद है, और उस होटल के अंदर के जो सीन बाहर आते हैं अखबारों से, उनके स्विमिंग पूल के और उनके गाने बजाने के और उनके नाचने के और ठुमके लगाने के, तो ये
निजामत पुराने ज़माने में नवाबों की तरह उनकी खातिरदारी कर रही है और कम से कम एक MLA पर 30-30 हज़ार रुपये अंदर का पर डे का खर्चा है सुरक्षा गार्ड। तो ये क्या हो रहा है? ऐसी सूरत में स्पीकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब तू काम कर रहा है गैर संवैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट जब उससे पूछता है कि तू स्पीकर है, तेरे से न्याय की उम्मीद करते हैं MLA, तो तू पार्टी बन के कैसे आया? तेरे से क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है, मंडे को उसमें सुनवाई है। जो बसपा के लोगों को इन्होंने लिया उसके ऊपर मंडे को राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई है। फिर 23 तारीख को रात को ये पत्र लिखते हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए। उसमें यह नहीं लिखा जो आज के अखबारों के अंदर बहुत विस्तार के साथ लिखा है, उसमें 6 पॉइंट जो दिए हैं उसमें विस्तार से लिखा है क्यों बुलाया जाए, कारण नहीं बताया। और जबकि विधानसभा बुलाने का आहूत करने का निर्णय कैबिनेट करती है, मुख्यमंत्री नहीं करता। 24 तारीख को ये गवर्नर के यहाँ जाते हैं, वहाँ उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जो फोटो आई हैं। अब हम यदि आज के प्रेस को देखें, चाहे भास्कर को देखो, राजस्थान पत्रिका को देखो, चाहे हिंदू अखबार को देख लो, जागरण देख लो, हिंदुस्तान देख लो, जो प्रेस है देख लो, या इंटरनेशनल प्रेस देख लिया, इनके पास 90 आदमी नहीं थे, 90 से भी कम संख्या थी, और जो इन्होंने दिया वो 100 से ऊपर है। कल बयान आया था, CPM का बयान आया कि हम अभी इसमें कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये हमें वोट देंगे। मैं मानता हूँ कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये अभी भविष्य का विषय है, लेकिन हालत ये है कि कांग्रेस प्रजातांत्रिक है और बीजेपी प्रजातांत्रिक नहीं है। ये सोच हमें बहुत नीचे तक ले जाएगी, हमें बहुत नीचे गिरा देगी, क्योंकि दोनों के मकसद एक ही है, दोनों के मालिक एक ही है, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। और बौखलाहट इतनी पैदा हो गई कि वहाँ जो MLA हैं, जो मंत्री हैं, वो नारे लगा रहे हैं, लोगों के यहाँ चलान हो रहे हैं, गरीब आदमियों के, गरीब आदमी को पुलिस सता रही है यदि जिसके मुंह के ऊपर भी मास्क नहीं है तो। और गवर्नर हाउस में खुद मुख्यमंत्री बिना मास्क है, वहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास बिना मास्क है, मेडिकल का मंत्री है वो बिना मास्क है। सारी फोटो ने उनकी, सारे अखबारों ने उनकी फोटोएं साया की है। आखिर ये है क्या? ये नियम कायदा किसके लिए है? आज भी मेरे को ये लाइनें याद आती है, माओ ने बड़े साफ शब्दों में कहा था, कानून एक कागजी शेर है, जो कागजी शेर से डरता है वो डरता रहे, उसका कोई डर निकालने वाला नहीं, और जो कागजी शेर से नहीं डरता उसका कोई वो कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कानून के अपने आप को जो मालिक है। फिर दूसरा ये है कि ये यदि चैलेंज करता है कि यदि गवर्नर हाउस घेरेंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री है, राजभवन एक इंस्टीट्यूट है, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है? ये उसका बयान अपने आप में एक सिद्ध करता है कि उसमें एक क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी पैदा हो गई दिमाग के अंदर। उसके अंदर ये उसको पता चल गया कि तुम राज सत्ता अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसकी केवल एक ही कोशिश है, वो फर्श के ऊपर विधानसभा बुलाना चाहता है, बहुमत दिखाना चाहता है। अरे बहुमत मांग कौन रहा है? पायलट ने नहीं मांग की, पायलट ने अविश्वास नहीं रखा, बीजेपी ने अविश्वास नहीं रखा, तुम किसको ताकत दिखा रहे हो? तो अशोक गहलोत की हालत वही होगी जो गामा पहलवान और गंगू तेली की हुई। ये एक उदाहरण है कि गामा पहलवान जब मोहल्ले में आया तो घूमता फिरता कि आओ मेरे से कोई कुश्ती खेल लो, तो गंगू तेली के घर के पास गया तो गंगू तेली बेचारा डरते हुए तेल के उसमें कुंड के अंदर को छुप गया, लेकिन उसका सिर ऊपर था, उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया तो गामा पहलवान ने कहा आओ मेरे से कुश्ती खेलो, तो गामा दूझने लग गया। अब गामा पहलवान, क्योंकि वो तो पूरा तेल में भिगा हुआ था, गामा पहलवान जहाँ से भी पकड़े तो वो पकड़ते ही छूट जाए, वो तो तेल में भिगा हुआ था। तो गामा पहलवान अपने उसको पकड़ता रहा और वो तेल ही अपने आप तेल की वजह से छूटता रहा और गामा पहलवान खुद ही पसीना पसीना होकर के चूर हो गया।
यह हालत इसमें भी होने वाली है। जब राजस्थान में एमएलए अपने इलाके में नहीं जा सकते, राजस्थान में विधानसभा की चाबी कांग्रेस के पास है, अशोक गहलोत के पास है, सेक्रेटरीट की चाबी उनके पास है, दफ्तरों में बैठ के काम करना चाहिए, नहीं जा सकते। ये आपराधिक प्रवृत्ति है। आज भी चाहिए गवर्नर को कि जब मामला राज्य कोर्टों के न्यायालयों में लंबित है तो न्यायालयों के का इंतजार करना चाहिए। और ये जो इसकी षड्यंत्र है कि मैं एक बार फर्श के ऊपर मेरा बहुमत दिखा करके और 6 महीने के लिए समय ले लूं और 6 महीने के बाद के अंदर मैं 6 महीने में कोई भी तिकड़म करके मैं राज में रह जाऊंगा, क्योंकि जिससे कि मैं और मेरे रिश्तेदारों का आर्थिक साम्राज्य कायम रह सके, ये इसकी दुर्भावना राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही घातक है। और अभी केवल एक ही अल्टरनेट है कि इनको दोबारा से हर हालत के अंदर दोबारा चुनाव के मैदान में भेजना चाहिए, जिससे इन सुरमाओं को पता चल जाए कि ये कितने बहादुर हैं या धराशायी होते हैं। धन्यवाद।